हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गगन चंद्रा। इस बार जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। आरबीआई कोशिश करती है कि हेल्दी फ्लो ऑफ मनी इकॉनमी में बना रहे, जिससे इकॉनमी ग्रो करती रहे। और ये जो पॉलिसी डिज़ाइन की जाती है, एक कमेटी होती है जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई और डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। और ये साल में 6 बार होती है, यानी 2 महीने में ये एक बार इसकी मीटिंग होती है। अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस स्टेबल हो, दूसरा क्या है, इकोनॉमिक ग्रो करते रहे, और थर्ड क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मतलब बैंकों के पास पैसा रहे जिससे वो कस्टमर्स को लोन दे सके। अब जरा समझते हैं ये प्राइस स्टेबिलिटी क्या है। नॉर्मली क्या होता है, आरबीआई कोशिश करती है एक एडिक्वेट फ्लो ऑफ मनी मार्केट में होता रहे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ब्लैक मनी के चलते ये फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाती है, जिससे इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। इन्फ्लेशन क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, उनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, और कमोडिटीज़ तो फिक्स है, तो क्या है, सप्लाई डिमांड मिसमैच होता है तो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। लेकिन इंडिया के लिए, जो एक डेवलपिंग कंट्री है, उसके लिए 4% का इन्फ्लेशन हेल्दी माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इनके लिए कंसर्न तब वो बनता है जब वो 6% को क्रॉस करता है। अभी डिफ्लेशन क्या होता है? अभी क्या होता है कि ये जो एडिक्वेट फ्लो ऑफ मनी है वो थोड़ा अगर कम हो जाए मार्केट में, यानी लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे तो वो कमोडिटीज़ को बाय नहीं कर पाएंगे, यानी यहाँ पे भी सप्लाई डिमांड का मिसमैच हुआ, यानी इकॉनमी स्लो हो जाएगी। अब बात आती है आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को डील कैसे करती है। इसके लिए वो 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है। फर्स्ट है क्वालिटेटिव, सेकेंड है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव टूल्स हैं जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मॉरल सुसैन है और डायरेक्ट एक्शन है। क्वांटिटेटिव टूल्स में एसएलआर है, सीआरआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है और बैंक रेट है। पहले बात करेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की। रेपो रेट जिसमें बैंक के पास अगर पैसे की कमी होती है तो वो आरबीआई के पास जाती है और एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे उधार लेती है। इसके लिए बैंक आरबीआई को कोलैटरल एज ए गवर्नमेंट बॉन्ड देती है और एक सर्टेन फिक्स रेट पे सारे पैसे को वो वापस आरबीआई को दे देती है। जिस रेट पे बैंक आरबीआई से उधार लेती है उसको बोलते हैं रिपो रेट, जो अभी 4% है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? अगर बैंक के पास एक्सेस मनी है तो वो अपने पैसे को आरबीआई के पास पार्क करती है, आरबीआई इसके लिए उसको सर्टेन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो आरबीआई जो लोन देती है बैंक को, उस पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो क्या है, लोन महंगा हो जाएगा। तो कस्टमर्स अब क्या होंगे, बैंक से लोन लेना कम कर देंगे। इससे क्या होगा, लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी, तो फ्लो ऑफ मनी जो मार्केट में है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये टैक्टिस तब यूज़ किया जाता है जब इन्फ्लेशन का कंडीशन हो, यानी मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी हो, तब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है। अगर मार्केट में डिफ्लेशन है या मार्केट में फ्लो ऑफ मनी कम है तो क्या करती है आरबीआई, इसको रेपो रेट को डिक्रीज करती है। अगर रेपो रेट को डिक्रीज करेगी तो जो बैंक जो आरबीआई से लोन ले रही थी उसका इंटरेस्ट उसको कम पे करना पड़ेगा, तो वो कस्टमर से भी कम इंटरेस्ट लेगी, तो कस्टमर अब ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे लोन लेने में, तो क्या होगा, फ्लो ऑफ मनी मार्केट में बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। आरबीआई जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी क्वांटिटेटिव टूल्स है जिसमें आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का बाई और सेल साइमल्टेनियसली करती है। इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है तो आरबीआई उस गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल करेगी, जिससे रिटेल कस्टमर उस बॉन्ड्स को बाई करते हैं, जिससे मार्केट में जो लिक्विडिटी ज़्यादा है वो कम हो जाती है और जो नॉर्मल फ्लो ऑफ मनी था जो इकॉनमी में वो बना रहता है, और इससे इन्फ्लेशन भी कम होता है। और अगर मार्केट में फ्लो ऑफ मनी कम है तो क्या करेगी आरबीआई, उस गवर्नमेंट बॉन्ड को फिर से बाई करती है। तो उस गवर्नमेंट बॉन्ड को बाई करेगी तो क्या होगा, जो फ्लो ऑफ मनी है फिर से सिस्टम में आ जाएगा, तो क्या है, इससे फ्लो ऑफ मनी फिर से बढ़ जाएगी और मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा आ जाएगी, तो जो नॉर्मल हेल्दी फ्लो ऑफ मनी था फिर से वो मार्केट में आ जाता है। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बैंक रेट। बैंक्स को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाती है और जिस रेट पे वो पैसे बोरो करती है वो है रिपो रेट। लेकिन रिपो रेट में क्या होता है, आपको कोलैटरल डिपॉजिट करना पड़ता है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है। लेकिन अगर बैंक्स अपने कोलैटरल्स को जमा नहीं करना चाहती है तो इस केस में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उस इंटरेस्ट को बोलते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट में रिपो रेट से थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, फंक्शन मोर और लेस सेम है। आरबीआई जो अनदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है क्वांटिटेटिव टूल, वो है रिजर्व रेशियो।
पहला है CRR, दूसरा है SLR। पहले समझते हैं CRR है क्या। CRR है कैश रिजर्व रेशियो। बैंक को एक सर्टेन परसेंटेज RBI के पास डिपॉजिट करनी होती है। CRR अभी 3% है, तो बैंक के पास अगर 100 रुपये हैं तो बैंक को 3 रुपीज़ RBI के पास डिपॉजिट करनी होती है। मतलब क्या हुआ कि बैंक अब 97 रुपीज़ पे ही कस्टमर को लोन दे सकती है, 100 रुपये पे नहीं। अब समझते हैं SLR क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या है कि बैंक को सर्टेन परसेंटेज RBI के पास डिपॉजिट करनी होती है, कैश में नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड में और गोल्ड में। तो जो अभी SLR है 18%, अगर CRR और SLR को ऐड करें 18% प्लस 3% तो ये होते हैं 21%। यानी जो बैंक है उसको 21% RBI के पास डिपॉजिट रखना होता है, वो बैंक की सॉल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो अब समझते हैं कि अगर बैंक के पास 100 रुपये हैं तो वो 79 रुपीज़ ही कस्टमर को लोन दे सकती है। अब समझते हैं ये CRR और SLR का इफेक्ट क्या होगा अगर ये दोनों इंक्रीज होते हैं या दोनों डिक्रीज होते हैं। तो पहले समझते हैं CRR को। CRR अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, बैंक के पास लोन देने के लिए पैसे कम होंगे, तो क्या होगा, कस्टमर को वो लोन कम देगी, तो मार्केट में लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। CRR अगर कम होता है यानी उसका परसेंटेज कम होता है, अभी 3% है, अगर वो 2% हो गया तो 1% जो इंक्रीज हुआ, यानी पहले 97 रुपीज़ पे लोन देते थे, अब वो बैंक के पास 98 रुपीज़ है लोन देने के लिए। तो क्या होगा, मार्केट में उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, यानी फ्लो ऑफ मनी मार्केट में बढ़ जाएगी। अब समझते हैं SLR को। SLR अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा कि बैंक को अब ज़्यादा डिपॉजिट कोलैटरल जमा करना होगा RBI के पास, यानी उसके पास उतने पैसे नहीं होंगे कस्टमर को लोन देने के लिए। तो क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अगर SLR कम होता है तो बैंक को कम कोलैटरल जमा करना होगा RBI के पास, तो वो उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो कस्टमर को ज़्यादा लोन दे सकती है, तो लिक्विडिटी मार्केट में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। समझते हैं कि ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या होता है, बैंक के पास अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो RBI के पास जाती है, तो RBI उसके लिए कोलैटरल मांगती है। तो अगर RBI को लग रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है तो वो बैंक को बोलेगी कि नहीं, अब मुझे ज़्यादा कोलैटरल चाहिए। तो क्या होगा, बैंक वो लोन नहीं लेगी, तो क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अगर RBI को लग रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है तो बैंक को बोलेगी नहीं, अभी मुझे थोड़े कम कोलैटरल से ही काम चलेगा, आप लोन ले सकते हो, तो मार्केट में ऑलरेडी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है क्वालिटेटिव। दूसरा है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में क्या होता है, अगर RBI को लग रहा है कि बैंक्स जो है बहुत सारे कस्टमर को लोन दे रही है, तो क्या करती है, इसमें वो मना करती है, बोलती है आप ध्यान से अच्छे से क्रेडिबिलिटी चेक करके ही लोन दिया करें, नहीं तो इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ सकता है। और तीसरा है कि अगर इन सारे इंस्ट्रूमेंट का कुछ भी असर नहीं होगा तो RBI डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। तो ये था पूरा ज्ञान RBI मॉनेटरी पॉलिसी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं और भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड सपोर्ट।